लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। 3. पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। 4. कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था। यदि किसी केशनली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केशनली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। 5. वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियां टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके व मिट्टी में नमी बनी रहे। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वो मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ 7. पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वो जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। 8. शयानता। शयान बल, विस्काउस फोर्स। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को शयान बल कहते हैं। शयानता, वाइसोसिटी, तरल का वो गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, शयानता कहलाता है। शयानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में शयानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। गैसों में शयानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में शयानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में शयानता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की शयानता 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की शयानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। किसी तरल की शयानता को शयानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वाइसोसिटी द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक डेका पॉइज या पॉजली पीआई या पास्कल सेकेंड पीएस है। इसे प्रायः एन ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी शयान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वो नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार शयान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग 0 होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रभाव, स्टीम लाइन फ्लो। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उसमें पहले वाला कण गुजरा होता था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वो उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर विक्षुब्ध हो जाए, वो वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी शयानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। पृष्ठ 8। 9. प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट।
विरूपक बल के परिमाण की वो सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। विकृति स्ट्रेन। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि I होती है, तो I/L को विकृति कहते हैं। प्रतिबल स्ट्रेस। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्थता का यंग मापांक यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम हुक्स लॉ। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति या प्रतिबल बटे विकृति बराबर E। कोष्ठक में एक नियतांक बराबर प्रत्यास्थता का गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक E का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर की पावर -2 होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक Y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K कहते हैं। अपरूपण विकृति हेयर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक यानी एटा कहते हैं। 10. सरल आवर्त गति। आवर्त गति पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति ऑस्कालेटरी मोशन। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में वापस आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर I/T होता है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। पृष्ठ 283। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो 1. उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। 2. उसका त्वरण शून्य होता है। 3. वेग अधिकतम होता है। 4. गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 5. स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो 1. उसका त्वरण अधिकतम होता है। 2. उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। 3. गतिज ऊर्जा शून्य होती है। 4. स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 5. वेग शून्य होता है। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिर से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक बॉब को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी का प्रभावी लंबाई I एवं गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई ब्रैकेट L/G होता है। इसे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। 1. T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रैकेट L अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। 2.
आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3. T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रैकेट L/G, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम होता है। 4. यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण G बराबर O, अतः घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई I बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में I कम हो जाने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना है। 11. तरंग। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। 1. यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव। 2. अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग वो तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस में संचारित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। 1. अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। 2. अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव्स। पृष्ठ 284। अनुदैर्ध्य तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग के अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। 1. ये उदासीन होती हैं। 2. ये अनुप्रस्थ होती हैं। 3. ये प्रकाश के वेग से गमन करती है। 4. इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। 5. इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। 1. गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे। खोजकर्ता बैकुरल तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति परिसर हर्ट्ज 10⁻20 से 10⁻18 तक। उपयोग इसके वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। 2. विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स किरणें। खोजकर्ता रॉन्जन तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। आवृत्ति परिसर 10⁻18 से 10⁻16 तक। उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। 3. पराबैंगनी किरणें। खोजकर्ता रिटर तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक। आवृत्ति परिसर 10⁻14 तक। उपयोग सिकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। 4. दृश्य विकिरण। खोजकर्ता न्यूटन तरंगदैर्ध्य परिसर 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर तक। आवृत्ति 10⁻14 से 10⁻12 तक। उपयोग इससे हम वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। 5. अवरक्त विकिरण। खोजकर्ता हर्शेल तरंगदैर्ध्य परिसर 7.8 × 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर तक। आवृत्ति परिसर हर्ट्ज 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज तक। उपयोग ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। 6. लघु रेडियो तरंगे या
हर्ट्जियन तरंगे। खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। आवृत्ति परिसर 10⁻10 से 10⁻8 तक। उपयोग रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। 7. विद्युत चुंबकीय तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। खोजकर्ता मार्कोनी। तरंग दैर्ध्य परिसर 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक। आवर्ती परिसर हर्ट्ज में 10⁻6 से 10⁻4 हर्ट्ज तक। उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन में उपयोग होता है। नोट: 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं। पृष्ठ 285। तरंग गति, वेव मोशन। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उसी क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। 1. कैथोड किरणें। 2. कैनाल किरणें। 3. अल्फा किरणें। 4. बीटा किरणें। 5. ध्वनि तरंगे। 6. पराश्रव्य तरंगे। आयाम, एम्पलीट्यूड। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति को किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाली द्विक्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास की श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों तथा विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य या v बराबर n लैम्डा। 12. ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर। 1. अपश्रव्य तरंगे, इनफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। 2. श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल वेव्स। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। 3. पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। 1. संकेत भेजने में। 2. समुद्र की गहराई का पता लगाने में। 3. कीमतों, कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। 4. कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में। 5. दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। 6. गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। पृष्ठ 286। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है।
विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। माध्यम वायु, ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड एट डिग्री सेल्सियस। 332 हाइड्रोजन की 1269, कार्बन डाइऑक्साइड की 260, भाप 100 डिग्री सेल्सियस। 405 अल्कोहल की 1213, जल की 1483, समुद्र जल की 1533, पारा की 1450, कांच की 5640, एल्यूमिनियम 6420 और लोहा 5130 मीटर प्रति सेकंड एट डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, 1 तीव्रता, 2 तारतत्व और 3 गुणता। 1 तीव्रता इंटेंसिटी। तीव्रता ध्वनि का वो लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वॉट मीटर की पावर -2 WM² -2 में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल डीबी व्यक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। 2 तारत्व पिच। तारत्व ध्वनि का वो लक्षण है जिससे ध्वनि की मोटी ग्रेव या पतली श्रिल कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली श्रिल होती है। वो आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है एवं ध्वनि मोटी ग्रेव होती है। 3 गुणता क्वालिटी। ध्वनि का वो लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सनादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि इको। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अनुनाद रेसोनेंस। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम के कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। पृष्ठ 287। ध्वनि का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति या आयाम को दी जाने वाली ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कुला फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे संपोषी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है, अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि का मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉपलर प्रभाव डॉपलर्स इफेक्ट। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक
सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक कहलाती है। प्रघाती तरंग शॉक वेव्स। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वो अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। 13 ऊष्मा। ऊष्मा हीट ये वो ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो W/Q बराबर J या W/JQ। यहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। J का मान 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। ऊष्मा के मात्रक यूनिट्स ऑफ हीट। ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग भी किया जाता है। 1 कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी इंटरनेशनल कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। 3 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU। 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 BTHU कहते हैं, यानी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। विभिन्न मात्रकों में संबंध। 1 BTH यूनिट बराबर 252 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल बराबर 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। पृष्ठ 288। ताप टेम्परेचर। ताप वो भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। ताप मापन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमापी थर्मोमीटर। तापमापी ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। ताप मापने के लिए पैमाने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं। 1 सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। 2 फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 3 रोमर पैमाना। इसका हिमांक 0 डिग्री रोमर एवं भाप बिंदु 80 डिग्री रोमर है। इनके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 4 केल्विन पैमाना। इसमें हिमांक को 273 केल्विन एवं भाप बिंदु को 373 केल्विन है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। चारों पैमानों में संबंध। C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो। सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273 डिग्री 16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव तापमापी
पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। गैस तापमापी। इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी। इसका उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापन के लिए किया जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। ये तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। पृष्ठ 289। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल किलोग्राम -1 केल्विन की पावर -1 कोष्ठक में J kg की पावर -1 K की पावर -1 होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता कोष्ठक में जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी होता है। बर्फ 2100 जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी, पारा 140, लेड 130, लोहा 460, केरोसिन तेल 210, जल 4200। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा, बीटा एवं गामा में संबंध। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा समानुपात 1:2:3 और बीटा बराबर 2 अल्फा तथा गामा बराबर 3 अल्फा। जल का असामान्य प्रसार। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, 1 चालन, 2 संवहन और 3 विकिरण। चालन, कंडक्शन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। संवहन, कन्वेक्शन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण, रेडिएशन। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर पर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी, उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ,
इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। पृष्ठ 290। स्टीफेन का नियम, स्टीफेन्स लॉ। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात E अनुक्रमानुपाती E की पावर 4 या E बराबर सिग्मा T की पावर 4। यहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफेन नियतांक कहते हैं। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। एक बिंदु, वो बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती है। गलनांक, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से, जैसे बर्फ में नमक मिलाने से, गलनांक घटता है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। संघनन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तो पदार्थ के M द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर mL। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, शोरा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। पृष्ठ 291। प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक यानी कूलिंग उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा रहता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। 1 ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। 2 आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच। 3 वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट तक। 13.4 ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम,
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। एक, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। दो, बाह्य कार्य करने में। समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वो शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। ये रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो निम्न है। एक, केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। दो, क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। 14, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। पृष्ठ 292। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपरिवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपरिवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, यानी U = C/μ, जहां U = माध्यम में प्रकाश की चाल, C = निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 से यानी 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। 1, प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस बॉडीज। ये वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। 2, अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। वो वस्तुएं जो जिनका अपना समय स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखाई देने लगते हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि। 3, पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। वो वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, जैसे कांच, जल आदि। 4, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसक्लूसेंट बॉडीज। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुएं को अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। 5, अपारदर्शक वस्तुएं, ओपेक बॉडीज। अपारदर्शक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे धातु। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। एक, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। 2, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। पृष्ठ 293। समतल दर्पण, प्लेन मिरर से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा लैटेरियल इन्वर्स होता है। यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपातित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को सिग्मा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 सिग्मा डिग्री से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। 1, यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बटे 90 डिग्री माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 2, यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समाद्विभाजक पर नहीं हो। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बटे 40 डिग्री बराबर 9 प्रतिबिंब बनेंगे। 3, यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समअद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटे 40 डिग्री माइनस 1 बराबर 8 होगी। 4, यदि 360 बटे थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। 1, अवतल दर्पण। 2, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। 1, वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, बिंदु मात्र। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 2, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 3, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार समान आकार का, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 4, वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 5, वस्तु की स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 6, वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बढ़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा व आभासी। पृष्ठ 294। अवतल दर्पण का उपयोग। 1, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। 2, आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण। 3, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में। 4, सोलर कुकर में। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब।
उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग: 1. इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, साइड मिरर रूप में। 2. सोडियम परावर्तक लैंप में। प्रकाश का अपवर्तन: रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट: जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम, रेरर मीडियम से सघन माध्यम, डेंसर मीडियम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वो दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन के नियम: 1. आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। 2. किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, कोष्ठक में नियतांक, कोष्ठक समाप्त। नियतांक का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अवर्तनांक का मान कम हो जाता है, अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं: 1. द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। 2. तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। 3. सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। 4. पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। 5. जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। पृष्ठ 295। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। 1. प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। 2. आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है: 1. हीरा का चमकना। 2. रेगिस्तान में मरीचिका मायरेज का बनना। 3. जल में पड़ी परखनली का चमकना। 4. कांच में आई दरार का चमकना। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाशित तंतु का उपयोग: 1. प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में। 2. विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में। 3. मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में। 4. शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। प्रायः लेंस दो प्रकार के होते हैं: 1. उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और 2. अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द: उत्तल लेंस
O प्रकाशिक केंद्र, C1 और C2 लेंस का मुख्य अक्ष, ये है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। F1 प्रथम फोकस तथा F2 द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। 1. वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा। 2. C1 से परे, प्रतिबिंब की स्थिति F2 एवं C2 के बीच, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, छोटा तथा उल्टा। 3. C1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति C2 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बराबर और उल्टा। 4. C1 एवं F1 के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति C2 से परे, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बड़ा और उल्टा। 5. F1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा। 6. O एवं F1 के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार आभासी, सीधा तथा आवर्धित। पृष्ठ 296। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर SI मात्रक है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। ये लेंस एवं द्रव के अपरिवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया जाए कि म्यू अपरिवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपरिवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी। 1. म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपरिवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपरिवर्तनांक से कम है। ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कांच बराबर म्यू बराबर 1.5 के लेंस को पानी म्यू डैश बराबर 1.33 में डुबाने पर। 2. म्यू बराबर म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को समान अपरिवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। 3. म्यू स्मॉलर देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपरिवर्तनांक लेंस के अपरिवर्तनांक से अधिक है। ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। कांच कोष्ठक में म्यू बराबर 1.5 कोष्ठक समाप्त के लेंस को कार्बन डाइऑक्साइड कोष्ठक में म्यू डैश बराबर 1.68 कोष्ठक समाप्त में डुबोने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार है।
बैंगनी वायलेट, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। पृष्ठ 297। अतः किसी पदार्थ का अपरिवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपरिवर्तनांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपरिवर्तनांक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष, रेनबो, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। एक, प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो। दो, द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मीटर तथा बाहर वाली लाल किरण आंख पर 42 डिग्री 8 मीटर का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपातित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली बैंगनी किरणें आंख पर 54 डिग्री 52 मीटर का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 मीटर का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखलाई पड़ता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है, जैसे लाल धन पीला मैजेंटा, हरा धन पीला पिकॉक नीला, लाल धन हरा पीला। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। यानी लाल धन पिकॉक नीला धन बराबर सफेद, नीला धन पीला बराबर सफेद, हरा धन मैजेंटा बराबर सफेद, लाल धन हरा प्लस नीला सफेद। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियां होती हैं। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के रंग, वस्तु जिस रंग का दिखलाई पड़ता है वो वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वो काली दिखाई देती है। इसीलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वो काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को वो अवशोषित कर लेता है। पृष्ठ 298। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वो किस तरह को देखती हैं, इसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है। वस्तु के नाम: सफेद कागज, सफेद किरणों में सफेद, लाल किरणों में लाल, हरी किरणों में हरा, पीली किरणों में पीला, नीली किरणों में नीला। लाल कागज, सफेद में लाल, लाल में लाल, हरी में हरा, पीली में काला, नीली में काला। हरा कागज, सफेद में हरा, लाल में काला, हरी में हरा, पीली में काला, नीली किरणों में काला। पीला कागज, सफेद में पीला, लाल में काला, हरी में काला, पीली में पीला, नीली में काला। नीला कागज, सफेद में नीला, लाल में काला, हरी में काला, पीली में काला, नीली में नीला। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया।
जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नोट: दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी ये घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा के समान रूप से अथवा समापित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश में अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट हो कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत फैक्टरों विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। मानव नेत्र ह्यूमन आई। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एक निकट दृष्टि दोष मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण: एक लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, दो लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, तीन लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रोग का निवारण: निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ 299। 2 दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कारण: एक लेंस की गोलाई कम हो जाती है, दो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तीन लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग का निवारण: इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 3 जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया। वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना निकट की ही वस्तु देख पाता है। रोग का निवारण: इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, उभय आतल लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। 4 दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता एस्टिग्मैटिज्म। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट: 1 रेटिना की शंकु क्रॉन्स कोशिका से रंग व एवं छड़ रॉड्स कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। 2 जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मता कंजक्टिविया अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। 3 आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतना ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d/5, जहां d बराबर 25 सेंटीमीटर, f बराबर लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृशक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस आई लेंस कहते हैं।
अभिदृश्यक लेंस के का द्वारक मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी टेलीस्कोप, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है, जिससे ये दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। 15. स्थिर वैद्युत। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों का धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। पृष्ठ 300। समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ए रोआ, 2 फलानेल, 3 चमड़ा, 4 मोम, 5 कांच, 6 कागज, 7 रेशम, 8 मानव शरीर, 9 लकड़ी, 10 धातु, 11 रबड़, 12 रेजिन, 13 अंबर, 14 गंधक, 15 एबोनाइट, 16 गाटा पाचा। आवेश के पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम आदि। चांदी सबसे अच्छा चालक है, दूसरा स्थान तांबा का है। अचालक नॉन कंडक्टर्स, जिन पदार्थों से होकर आवेश का वो प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परीक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य W एवं आवेश का मान Q0 के अनुपात रेशो को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। ये एक अदिश राशि है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ये एक अदिश राशि है। पृष्ठ 301। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात रेशियो को कहते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल, 2 द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद ये बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल
लेक्लांशे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन चार्जिंग कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा ने किया था। इसमें जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में, एक तांबे की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। लेक्लांशे सेल में एनोड के रूप में कार्बन डाई छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में रखा जाता है। लेक्लांशे सेल में एनोड के रूप में प्रयुक्त कार्बन की छड़ मैग्नीज डाई ऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी जाती है। लेक्लांशे सेल को विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। लेक्लांशे सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी रहती है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते के बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। 16. विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। ये एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट होता था, उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार V अनुक्रमानुपाती I या V = RI, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पृष्ठ 302। ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेसिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। चालकता, कंडक्टेंस। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम का चालक की चालकता कहते हैं। इसे G से सूचित करते हैं, यानी G = 1/R। इसकी एसआई इकाई ओम की पावर -1 होता है, जिसे महो भी कहते हैं। इसका एसआई इकाई सीमेन भी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई I और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/A या R = रो सही I/A, जहां रो एक नियतांक है, इसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा = 1/ρ। इसकी एसआई इकाई ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1 यानी ओम² -1 m² -1 होती है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस।
सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में, दो समानांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनवर्स उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वी मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। किलोवाट घंटा मात्रक बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बटे 1000 बराबर वाट गुणा घंटा बटे 1000। अमीटर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाले के लिए अमीटर मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये टिन 63% व सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। ये सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बनाने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। पृष्ठ 303। शंट का उपयोग। शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ये एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। ये केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एसी डायनेमो या जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 132,000 वोल्ट तक भी हो सकती है ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। 17 चुंबकत्व प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लोहा इस्पात कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। ये विभिन्न आकृति की होती है जैसे छड़ घोड़ानाल चुंबक चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वो क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला टी होता है। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स
चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पृष्ठ 304। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। 1. चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। 2. दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 3. चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। 4. एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। 1. प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। 2. अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। 3. लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो चुंबकीय